बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो वहीं महासमुंद से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। सीएम विष्णुदेव साय का एक बार फिर जनता दरबार लगने वाला है और इन सभी खबरों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की और भी कई रोचक खबरें हमारे रिपोर्टर और आपके शहर के जो हमारे साथी हैं वो लेकर आए हैं। आज दिन भर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास हुआ, आपको दिखाते हैं इन रिपोर्ट्स में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है और सीधे तस्वीरों के माध्यम से आपको बताता हूं कि असल में मामला क्या है। रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रायपुर पुलिस ग्राउंड के पास बड़ी मात्रा में पीपीई किट पड़ी मिली है। तस्वीरें देखिए, इन किटों को सही तरीके से नष्ट करने के बजाय खुले में फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, इन पीपीई किटों को जलाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वे जल नहीं पाए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि वहां लाइफ बॉय कंपनी के हैंड सैनिटाइजर की बोतलें भी फेंकी हुई मिली। यह सभी सामान कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। एक पीपीई किट की कीमत करीब 1800 रुपये बताई जा रही है। इतनी महंगी किटों को इस तरह बेकार फेंकना न केवल सरकारी पैसों की बर्बादी है, बल्कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। वो इतनी बड़ी संख्या में बच कैसे गए? क्या लाभ उठाने के लिए, फायदे के लिए अधिकारियों ने ज्यादा संख्या में पीपीई किट मंगाए, जिसके बाद उनका उपयोग नहीं हो पाया। साल भर बीतने के बाद में 2025 तक कई साल बीत गए, उसके बाद उसे यहाँ फेंक दिए गए। तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब जिम्मेदार देंगे, लेकिन एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। सरकार एम्बुलेंस चलाती है मरीजों की सुविधाओं के लिए, जिससे उन्हें समय पर इलाज मिल सके, लेकिन महासमुंद में एम्बुलेंस का इस्तेमाल गांजा तस्करी के लिए किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ा है। महासमुंद में कोमाखान थाना पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 520 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके गांजे की तस्करी कर रहे हैं। एम्बुलेंस होने की वजह से पुलिस को चकमा देने की कोशिश की जा रही है, ताकि चेकिंग के दौरान कोई शक न हो। लेकिन टेमरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने एम्बुलेंस को रोका और तलाशी ली। तलाशी में एम्बुलेंस से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी उड़ीसा के भवानीपटना से गांजा लेकर महाराष्ट्र के नागपुर जा रहे थे। तीनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की यह कार्रवाई नशे के खिलाफ चल रहे अभियान का एक हिस्सा है। जो गांजा तस्कर है वो नया पैतरा अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस भी अलर्ट है और उम्मीद है कि ऐसे भी कार्रवाई आगे होती रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक बार फिर जनता से रूबरू होने वाले हैं। सीएम जनदर्शन की एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। 8 जनवरी को रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनदर्शन लगाएंगे। मुख्यमंत्री निवास में आम जनता की समस्या और शिकायतों को सुनेंगे। इस जनदर्शन में अलग अलग विभागों से जुड़े अफसर मौजूद रहेंगे। सीएम लोगों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निराकरण का आदेश देंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री आवास में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हर सप्ताह गुरुवार को जनदर्शन चलेगा। सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री आवास में जनदर्शन कार्यक्रम होगा, जिसमें लोग अपनी समस्या रख सकेंगे। लोगों को अपनी समस्याओं का आवेदन लेकर जाना होगा। शिकायत से जुड़े दस्तावेज साथ रखने होंगे। इसके अलावा सरकारी योजनाओं से उन्हें मिलने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अब एक बार फिर से लंबे अल्प विराम के बाद सीएम जनदर्शन का आगाज होने जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लोग मुख्यमंत्री से रूबरू होते हैं और किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। सुकमा पुलिस को फिर एक बार बड़ी सफलता हाथ लगी है। 12 नक्सलियों के इनकाउंटर के बाद जो है अब 26 नक्सलियों का आत्मसमर्पण देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को बड़ी सफलता मिली है। 64 लाख रुपए के इनामी 7 महिला माओवादियों सहित 26 हार्डकोर और सक्रिय माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये आत्मसमर्पण सुरक्षा बलों की रणनीति और सरकार की पुनर्वास नीति की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आत्मसमर्पण करने वालों में सभी माओवादी पीएलजीए बटालियन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, माड डिवीजन और एओबी क्षेत्र में सक्रिय थे। ये माओवादी लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे। ये सभी आत्मसमर्पित माओवादी जिला सुकमा, माड़ क्षेत्र और सीमावर्ती ओडिशा में कई बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति और पोना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला किया। तो अब नक्सलवाद की जो अंतिम लड़ाई है उसमें पापाचंद केसा जैसे नक्सली शामिल है। वो भी आने वाले समय में जल्द या तो ढेर हो जाएंगे या तो सुरक्षा बल के सामने आकर समर्पण करेंगे।
राजनांदगांव जिले के धर्मापुर इलाके में धर्मांतरण को लेकर जबरदस्त बवाल मच गया है। विदेशी फंडिंग के जरिए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने के आरोप के बाद हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के धर्मापुर क्षेत्र में श्री डेविड चाको नामक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों का दावा है कि डेविड चाको को यहां रहने के लिए जगह दी गई थी, लेकिन उसने विदेशी फंडिंग के जरिए खुलेआम धर्मांतरण की गतिविधियां शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से बना चर्च भवन और अनाथ आश्रम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह सब सामान्य गतिविधि नहीं है। आज बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और धर्मांतरण के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आयोजन स्थल का घेराव करने की कोशिश की, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस का भारी अमला मौके पर तैनात किया गया। सवाल यह है कि इतनी बड़ी गतिविधियों की जानकारी जिला प्रशासन को पहले क्यों नहीं लगी। फिलहाल प्रशासन ने शांति की अपील की है और इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। औरला पेंड्रा मरवाही से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम से सवाल भी पूछती है और यहाँ के लोगों के लिए उम्मीद भी जगाती है। यहाँ लोगों ने किसी देवी देवता की नहीं बल्कि बिजली के खंभे की पूजा की है। ये तस्वीर है सकोल तहसील के अंधियार पारा गाँव की, जहाँ पिछले 4 महीनों से अंधेरा पसरा हुआ था। नाम के अनुरूप अंधियारा पारा जहाँ सूरज ढलते ही जिंदगी ठहर जाती थी। 4 महीने तक ग्रामीण चिमनी और मोमबत्ती के सहारे रातें काटने को मजबूर थे। जब विस्तार न्यूज ने ग्रामीणों की इस पीड़ा को प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। खबर का असर हुआ और बिजली विभाग की टीम ने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया। गिरे हुए खंभों को दुरुस्त किया गया और आखिरकार 4 महीने बाद गांव में बिजली बहाल कर दी गई। जैसे ही बल्ब जला, गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। महिलाओं ने थाली सजाई, बिजली के खंभे का तिलक चंदन किया, आरती उतारी और शंखनाद कर उजाले का स्वागत किया। प्रशासन की सुस्ती ने अंधियार पारा को महीनों अंधेरे में रखा, लेकिन मीडिया की सक्रियता और ग्रामीणों के सब्र ने आज अंधेरे को मात दे दी है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शांति बराबी नामक महिला की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बड़ा फैसला दिया है। आयोग ने कहा है कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अंबिकापुर में 1.5 साल पहले शांति मरावी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया था, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर और नर्स ने महिला को भर्ती करने के बजाय सिर्फ दवाई लिखकर घर भेज दिया। परिणाम स्वरूप महिला की मौत हो गई। इस मामले को लेकर भाजपा नेता आलोक दुबे ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने कलेक्टर से जांच रिपोर्ट मंगाई। जांच में डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की पुष्टि हुई। आयोग ने आदेश में कहा कि राज्य सरकार को 5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजा देना होगा। इसके बाद 2 सप्ताह के भीतर मुआवजा देने का सबूत वाला रिपोर्ट आयोग को सौंपना होगा। आयोग ने यह भी कहा है कि मुआवजा राशि देने के बाद लापरवाह कर्मचारियों के वेतन से राज्य सरकार इसे वसूल कर सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अस्पताल की व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त करता है, क्योंकि लगातार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिलाओं की मौत का मामला सामने आ रहा है। जमशेदपुर जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ से लगे ग्राम पंचायत चनवाई डांड में, जहां की एक रपटा पुलिया आवागमन के लिए दुर्घटना को सीधा निमंत्रण दे रही है। एनसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ से सटी ग्राम पंचायत चनवाड़ी डांड की यह रपटा कभी भी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। यह पुलिया न सिर्फ ग्रामीणों की बल्कि स्कूली बच्चों और मवेशियों के रोजमर्रा के आवागमन का एकमात्र रास्ता है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगता है। ऐसे में प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल के छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर इसी पुलिया से स्कूल आने जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई। बारिश से पहले पुल निर्माण का आश्वासन भी मिला, लेकिन बरसात खत्म होने के बाद आज तक काम शुरू नहीं हुआ। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत चनवाई डांड के वार्ड क्रमांक 1 की स्कूल पारा को जोड़ने वाली ये मुख्य पुलिया है, लेकिन अभी तक इस पर स्थानीय प्रशासन या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। धमतरी नगर निगम में एक बार फिर नियमों को ताक पर रखकर काम किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े करीब 50 लाख रुपए के काम में टेंडर खुलने से पहले ही ठेकेदार द्वारा अधिकांश काम पूरा कर लिया गया है। इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया आयोजित होनी है। इस आयोजन के लिए टेंट, बैरिकेडिंग और लाइटिंग का करीब 50 लाख रुपए का कार्य प्रस्तावित है। नियमों के मुताबिक इस कार्य के लिए टेंडर 7 जनवरी यानी आज खोला जाना है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि टेंडर खुलने से पहले ही शांति किराया भंडार द्वारा लगभग 90% काम पूरा कर लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि बिना टेंडर खुले और बिना कार्य आदेश के किसी ठेकेदार को काम करने की अनुमति कैसे दी गई।
आखिर कौन से अधिकारी के आश्वासन पर ठेकेदारों ने लाखों रुपए का काम पहले ही कर डाला? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर नगर निगम के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि टेंडर से पहले काम शुरू कराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। लोक निर्माण विभाग की सुस्ती और ठेकेदार की लापरवाही ने घड़ी चौक पंडरीपानी मार्ग के चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को अधर में लटका दिया है। कांकेर की सड़क चौड़ीकरण के लिए 1 जून 2024 को कार्य आदेश जारी हुआ था। मार्च 2025 तक काम पूरा होना था। समय बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया, लेकिन अब 6 महीने बाद भी काम अधूरा है। सड़क में डामर बिछने का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। अधूरी जल पाइपलाइन शिफ्टिंग और नालियों के निर्माण ने वेस्ट मार्ग पर आवागमन को जोखिम भरा बना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धूल और गड्ढों की वजह से रोजमर्रा का आवागमन मुश्किल हो गया है। वाहन चालक और पैदल यात्री दोनों ही परेशान हैं। जिम्मेदार अधिकारी अभी भी पाइपलाइन और नालियों के बहाने समय गिना रहे हैं। डामरीकरण में हो रही इस देरी ने घड़ी चौक पंडरीपानी मार्ग को धूल और गड्ढों के जाल में बदल दिया है। अब देखना यह होगा कि विभागीय सुस्ती की यहाँ पाइपलाइन कब तक खिंचती है और शहरवासियों को इस अधूरे निर्माण से कब मुक्ति मिलता है।